हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मेरा नाम है दिग्विजय प्रताप सिंह और सभी का स्वागत करता हूं एसएससी चैनल पर। आज से पहले आपने भारतीय संविधान की अनुसूचियों को कई बार पढ़ा होगा। कई बार आपकी आंखों के सामने से अनुसूचियां गुजरी होंगी, निकली होंगी। कई बार आपने ट्रिक के द्वारा कोशिश की होगी इनको याद करने की, रटने की। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते होंगे तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फिर भी आपसे वो बच जाते हैं, बेशक आपने पढ़ रखा है। लेकिन आज का ये 10 मिनट का लेक्चर ऐसा होने वाला है, केवल 10 मिनट का, जिसमें आपको पूरी भारतीय संविधान की अनुसूचियां याद भी हो जाएंगी और आप पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, यहां से किसी भी एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपका अनुसूचियों से बन जाएगा। तो जीएस बूस्टर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस जो आपका मूल संविधान था। अब जब कभी भी मूल संविधान कहा जाएगा तो आप इस बात को ध्यान रखना कि मूल संविधान वही होगा जो 26 नवंबर 1949 को आपको बनकर तैयार हुआ था। उसको हम हमेशा मूल संविधान कहेंगे, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे उसको। एक सेकेंड जी, ठीक है। तो उसको हम मूल संविधान कहेंगे। तो वो जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थी। लेकिन फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। तो अब आपको 12 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगी। इसमें जो सबसे पहली अनुसूची है, सबसे पहली अनुसूची में इंडियन टेरिटरी को क्लासिफाई किया गया है। इंडियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें बोला है कि भारत संघ जो है वो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है। मतलब इसमें 28 स्टेट है और 8 यूटी है। अब ये जो स्टेट और यूटी है तो इनका जो विस्तार है, इनकी जो सीमा है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। उनके बारे में भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला तो यही है आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची। मतलब पहली अनुसूची में भारत संघ के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। अब हमेशा आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी कहा जाएगा द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इनसे मिलकर आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया बनती है, भारत का राज्य क्षेत्र बनता है। अब इसमें दो चीजें हैं। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होगा वो केंद्र के पास होगा और राज्यों का प्रशासन राज्यों के पास होगा। अब ये जो राज्यों का क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, उनकी सीमा इत्यादि के बारे में सब कुछ जो बोला है वो फर्स्ट शेड्यूल में बोला है, पहली अनुसूची में बोला है। अब ये जो दूसरी अनुसूची है, ये ध्यान रखना आप कभी भी। देखो, अब दूसरी और तीसरी अनुसूची में हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वो ये हो जाता है कि सब कौन सी ऐसी शेड्यूल है जिसमें सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है और कौन सी ऐसी शेड्यूल है जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन की बात कही गई है। तो ये एक डाउट होता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूं कि आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जब कभी भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन के आधार पर आप जो है ना इस बात को जज करते हैं कि आपको किस पोस्ट को लेना है, किस जॉब में आपको जाना है। तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर पहले से ही सैलरी और अलाउंसेस लिखी हुई होते हैं कि आपकी जो नौकरी है वो इस ग्रेड पे की है। बोलो है कि नहीं? तो आप फिर हाँ कि भाई आपको जो है ना इस ग्रेड पे वाली नौकरी को लेना है। और जब आप इस बात को निर्धारित करते हो कि आपको पर्टिकुलर इस जॉब को लेना है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो। यही बात है ना। जिस दिन आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, सारी फॉर्मेलिटी हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर जब आप सर्विसेज में जाओगे तो सर्विसेज में जाने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आप पहले दिन जब आप अपने वर्क प्लेस पर आएंगे तो एक ओथ दिलाई जाएगी आपको। शायद हो सकता है मे बी वो ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद, और वो ओथ होगी कि आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आप जो है ना अपना सम्मान प्रकट करेंगे। ये सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या है कि पहले सैलरी और अलाउंसेस वो क्लियर होता है और उसके बाद फिर ओथ एंड अफर्मेशन होती है। तो ये ध्यान रखना है कि दूसरी अनुसूची तीसरी से पहले आती है। तो जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात कही गई है और जो थर्ड शेड्यूल है उसमें आपकी ओथ एंड अफर्मेशन की बात कही गई है। ये बात आप समझ में रखेंगे, याद रखेंगे सभी लोग, प्लीज एक बार बताएंगे, है ना। तो यहां पर देखो, सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बात कही गई है। तो किस किस की सैलरी? भारत के राष्ट्रपति की, सभी राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। अब यहां पर ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की सैलरी के बारे में नहीं है सेकंड शेड्यूल में, क्योंकि उपराष्ट्रपति एज उपराष्ट्रपति नॉन सैलरीड पर्सन है। उसको जो सैलरी मिलती है ना वो इस बात की मिलती है कि वह राज्यसभा का चेयरमैन है। भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति,
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं और प्लस सीएजी, इनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में है। तो मोटा मोटा अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है या फिर जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है, उनकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस के बारे में चर्चा है, और जो आपके सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी सैलरी के बारे में यहाँ पर चर्चा है। अब थर्ड शेड्यूल में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वहां पर क्या होगा, ओथ एंड अफर्मेशन। तो ओथ एंड अफर्मेशन किसकी, ये ध्यान रखना, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेंट्रल मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर सारे, प्लस जैसे अगर आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझना है, यदि आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और प्लीज बी फोकस्ड हियर, यदि आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर आप एमएलए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव लड़ते समय जब आप अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं, वहां पर जब आप जो आपको चुनावी पत्र मिलता है, जब आप उसको फिल करते हैं, तो चुनावी पत्र के फिल करते समय भी आपको एक ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, बेशक अभी आप चुने नहीं गए, बस केवल व केवल आप एक शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ओथ लेनी होगी। तो संसद चुनाव के उम्मीदवार, ठीक है ना, संसद चुनाव के साथ साथ जो राज्य विधानमंडल है, उनके चुनाव के उम्मीदवार भी, संसद के चुनाव के साथ साथ जो राज्य विधानमंडल के चुनाव है, उनके उम्मीदवार, क्लियर है। इसमें जो सांसद होंगे उनको, और फिर जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, मतलब जो विधायक है, एमएलए, एमएलसी, वो भी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपको कि सीएजी और प्लस जो राज्य मंत्री हैं, मतलब यहां पर तो केंद्रीय मंत्री हैं, यहां पर राज्य मंत्री हैं, यहां पर सांसद हैं, यहां पर विधायक हैं, यहां पर उम्मीदवार हैं संसद चुनाव के, यहां पर राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और सीएजी के द्वारा जो भी ओथ एंड अफर्मेशन ली जाएगी उसके बारे में चर्चा है। फिर फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल में अब देखो, जो राज्यसभा है आपकी, राज्यसभा आपका अपर हाउस है। अपर हाउस होने के बाद बावजूद भी ये सेकंड चैम्बर है, द्वितीय सदन है, लेकिन विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, उनका जो पूरा लिस्टिंग कर रखी है वह चौथी अनुसूची में की हुई है। आई बात समझ में? तो चौथी अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि डिफरेंट स्टेट से, विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, इस बात का निर्धारण फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। और हमेशा ध्यान रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको वोट एमएलए करते हैं, जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो एमएलए राज्यसभा के लिए वोट करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। ये फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल में जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके नियंत्रण से संबंधित जो भी प्रावधान है वो फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स्थ शेड्यूल में आपको याद रखना है ATMM, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। अब ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के स्पेशली वो वाले क्षेत्र, ठीक है, जहां पर ट्राइब्स की संख्या देखा है, जिनको जनजातीय क्षेत्र हमने घोषित किया है, उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है ना। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि सेवंथ शेड्यूल है। अब ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेवंथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार सेवंथ शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे सेवंथ शेड्यूल का कितना मतलब है, कितना महत्व है उसका। तो सेवंथ शेड्यूल में जो है ना, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि आप पूछे कि सर फेडरल स्ट्रक्चर कैसे, तो जो आपकी सेवंथ शेड्यूल है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पर आपको बेसिकली 3 लिस्ट मिलेंगी, 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहां पर आपको 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मिलती है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की संख्या तो 100 है, स्टेट लिस्ट में अगर हम बात करें तो 61 है, और कंकरेंट लिस्ट में अगर हम बात करें तो 52 है। कितनी है? 52 है। बस ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची ये 7th शेड्यूल में है। अब हम 8th शेड्यूल में आएंगे। तो 8th शेड्यूल में हमारे संविधान में जितनी भाषाओं को ऑथराइज्ड किया गया है, टोटल 22 लैंग्वेज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कहा जाता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज्ड किया है, टोटल 22 है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि जब भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहूंगा तो इसका मतलब क्या है कि वही कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें ये टोटल 14th लैंग्वेज थी, टोटल 14 भाषाएं थी उसमें,
14th लैंग्वेज थी, ठीक है। फिर हमने 15th लैंग्वेज को जोड़ा जो थी सिंधी, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद फिर हमने 16th, 17th और 18th, 16वीं, 17वीं और 18वीं हमने जो स्केड्यूल्स को जोड़ा वो हमने जोड़ा, मतलब 16वीं, 17वीं और 18वीं जो भाषाओं को हमने जोड़ा वो भाषा थी आपकी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अभी जो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली है, सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर फोकस करना है। ये जो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली है, ये जो भाषाएं हमने जोड़ी हैं, ये हमने 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी हैं। इनको हमने 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है, 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने इनको जोड़ा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो अब ये जो 18 हो गई, अब इसके बाद 18 के बाद फिर 19, 20 और 21 और 22, ठीक है। 19, 20, 21, 22 ये टोटल और हो गई आपकी 19th, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। अब ये जो स्केड्यूल है इनको हमने जोड़ा है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। मतलब ये जो लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को हमने इस स्केड्यूल में 8वें अनुसूची में जोड़ा है हमने 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। अब ये कौन कौन सी हैं लैंग्वेजेस जो जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और आपकी संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, इनको जोड़ा है। तो क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं किसी को, किसी भी तरह का? तो यहां पर आप देखेंगे ये जो है ना, ये कुछ भाषाएं हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो आपके इस शेड्यूल में है, ठीक है, टोटली 22 है। अब इसमें सिंधी को हमने जोड़ा है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको हमने 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है। मणिपुरी, कोंकणी और ये जो नेपाली है, इसको हमने 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है, उसके द्वारा हमने इसको जोड़ा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मतलब होगा क्लियर, इतना तो हमारी समझ में आता है ये बात जी, ठीक है। तो 14 ही लैंग्वेज थी, 15वीं हमने सिंधी, फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं को एक साथ, और फिर इन 4 को हमने एक साथ जोड़ा। अब इसके बाद जो 9th शेड्यूल है, इसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है, जो पहला संविधान संशोधन है उसके माध्यम से नवीं अनुसूची को जोड़ा है। अब इस नवीं अनुसूची में एक्चुअली है क्या 9th शेड्यूल में, ये है कि जो भी हमने 9th शेड्यूल में सब्जेक्ट शामिल कर दिया, ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स को आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 के उल्लंघन के आधार पर एक तरह की सिक्योरिटी प्राप्त है। तो वैसे तो इसको कहा जाता है कि कुछ विधियों का विधि मान्यकरण, और इसमें बेसिकली लैंड रिफॉर्म से संबंधित एक्ट्स और रेगुलेशंस है, इसमें लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। मतलब अगर हम डीपीएसपी को उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, जिस डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का जो है वह आइडियल है, मूल आदर्श है, तो अगर हम सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना चाह रहे हैं, एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हमें उन लोगों के पास जिनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उस हिस्से को एक्वायर करके उन लोगों के बीच में बांटना होगा जिनके पास भूमि का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं है। तो ऐसा जब करते थे कि भूमि के बहुत बड़े हिस्से को जिन लोगों ने रखा है, जब उनकी लैंड को एक्वायर करते थे, तो उनका वहां पर एक मौलिक अधिकार जो है वो ब्रीच होता था, वो था द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का। तो फिर उसी फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी का जो, और वो इस केस में वहां पर चले जाते थे, कोर्ट चले जाते थे। तो बस इसीलिए हमने इस 9th शेड्यूल को जोड़ा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पर हमने इसको जोड़ा था। ये बात आपको समझ में रखनी है, यहां तक कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। पहले क्या था कि कोई भी विषय जो है जो 9th शेड्यूल में शामिल है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब जो है इस मामले में एक निर्णय दिया गया है कि 24 अप्रैल 1973, ये 24 अप्रैल 1973 एक्चुअली केशवानंद भारती जो जस्टिस है उसकी डेट है, कि अगर इसके बाद, ठीक है, इस डेट के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट जो 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उससे पहले के सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 10th शेड्यूल को हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा है, जिसमें मतलब दल बदल से संबंधित ये एंटी डिफेक्शन है। कि पहले होता क्या था कि
कुछ विधायक या सांसद किसी और पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुन के आए हैं उसके पास मेजोरिटी नहीं है ना, या फिर बहुत कम सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई मंत्री पद वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो वो कई बार लालच में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे कि उनको एक अच्छा खासा मंत्री पद मिल सके, तो सरकारें गिरती थी और ये सब होता था। तो इसलिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से एंटी डिफेक्शन लेकर आए। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल इनको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में शामिल किया है। इसमें बेसिकली ग्राम पंचायत के बारे में है और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के टोटल 18 विषयों के बारे में चर्चा की गई है। 18 सब्जेक्ट है म्यूनिसिपैलिटीज के जिन पर काम करना है म्यूनिसिपैलिटीज को, और यहाँ पर ग्राम पंचायत के टोटल 29 सब्जेक्ट है जिस पर ग्राम पंचायत को कार्य करना है। तो ये टोटल 12 शेड्यूल है। अगर एक बार आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो इन 12 की 12 मतलब ये सारी अनुसूचियां आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर पूर्ण विराम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।